हाँ, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे बड़ा जीव विज्ञान 12th क्लास का टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी। इससे पहले वाली क्लास में अपने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ रहा था बेटा, परिचय यानी इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी जो है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी जो है क्या है और इसके बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। फिर जैव प्रौद्योगिकी के प्रकार पढ़े थे अपने, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी को कैसे डिफाइन किया था बेटा कि विज्ञान या सूक्ष्म जीव जो है, प्राकृतिक विज्ञान, EFB ने जो डेफिनेशन दी थी, प्राकृतिक विज्ञान और सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर ऐसे उत्पाद और सेवाएं बनाना जिनका उपयोग मानव कल्याण के लिए कर सकते हैं। ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये डेफिनेशन दी थी। इससे पहले और सामान्य जो परिभाषा थी कि बेटा सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके मानव कल्याण के लिए उनका उपयोग बढ़ाना, ये क्या है, जैव प्रौद्योगिकी है। इसके सिद्धांत पढ़े थे बेटा। सिद्धांत से पहले अपने इसके प्रकार पढ़े थे, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। शॉर्ट में मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं। प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी जो है वह सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमता पर आधारित है और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक पर आधारित है। फिर आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत की बात की थी हमने। सिद्धांत में अपने दो सिद्धांत पढ़े बेटा। जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है वो दो तकनीकों पर आधारित है, यानी रासायनिक जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक जैव प्रौद्योगिकी। फिर अपने पढ़ा आधुनिक आनुवंशिक जैव प्रौद्योगिकी क्या है कि आनुवंशिक जैव प्रौद्योगिकी में क्या करते हैं बेटा, इसमें आनुवंशिक जो पदार्थ हैं, सजीवों का जो आनुवंशिक पदार्थ है DNA और RNA, उसमें परिवर्तन करके जीवों के फिनोटाइप में चेंजेज किया जाता है, यानी कि आनुवंशिक रूपांतरित जीव बनाए जाते हैं और उन आनुवंशिक रूपांतरित जीवों का प्रयोग या उनके उत्पाद का प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। दूसरे प्रकार की थी प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। रासायनिक जैव प्रौद्योगिकी। रासायनिक जैव प्रौद्योगिकी में क्या था कि सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक क्षमता पर आधारित थी। तो ये सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं का स्टेराइल माध्यम में, निर्जमित माध्यम में बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता था और उनका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। ये अपने पढ़ लिया बेटा। इसके बाद फिर शुरू करते बेटा इसके आगे। जैव प्रौद्योगिकी के शुरुआत में वैसे पढ़ लिया है कि दो वैज्ञानिक थे बेटा। कार्ल एरेकी ने जैव प्रौद्योगिकी शब्द दिया था। दूसरे वैज्ञानिक पॉल बर्ग ने क्या किया कि SV वायरस जो है, सिमियन वायरस 40 की जीन को E. कोलाई में प्रवेश करवाया। किसकी हेल्प से? लेमड़ा जीवाणुभोजी की सहायता से। इसके बाद अपने पढ़ा बेटा आनुवंशिक रूपांतरण के चरण। जो ये आनुवंशिक रूपांतरित जीव बनाए जाते हैं, तो वो जो क्रिया है आनुवंशिक रूपांतरण, या इसको बेटा DNA रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योगज DNA तकनीक भी कह सकते हैं। पुनर्योगज इसको पुनर्योगज DNA, एक मिनट सर, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको पुनर्योगज DNA तकनीक या आनुवंशिक अभियांत्रिक भी कह सकते हैं। तो इसके चरण कौन कौन से हैं? GMO बनाने के 3 चरण अपने पढ़े थे बेटा। वांछित जीन युक्त DNA की पहचान करना, फिर चिन्हित जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना। अभी आगे पढ़ेंगे वांछित जीन क्या है, चिन्हित जीन क्या है और परपोषी कोशिका क्या होती है। उस चिन्हित जीन व परपोषी कोशिका की सुरक्षा करना और उसे आगे संतति में स्थानांतरित करना, ये अपने पढ़ा बेटा। इसके बाद अपने पढ़ा था पुनर्योगज DNA तकनीक का आरेखीय निरूपण या आरेखीय चित्रण पढ़ा था। आरेख बना के बेटा ये तकनीक जो है DNA रिकॉम्बिनेंट तकनीक किस प्रकार की जाती है वो पढ़ा था। इसमें क्या किया जाता है बेटा, इच्छित जीन जो है, टारगेट जीन है, DNA खंड है जीन, इस जीन को और एक वाहक DNA के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में यह भी बताया था कि इच्छित जीन को किसी वाहक DNA के साथ क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि इच्छित जीन की अपने को खूब सारी क्लोनिंग करनी होती है, प्रतियां बनानी होती है और प्रतियां बनाने के लिए इसका प्रतिलिपिकरण करना होता है। इसमें क्या होता है, इच्छित जीन में या जो DNA खंड है इसमें ओराई साइट नहीं होता है, तो प्रतिकृतिकरण कराने के लिए ओराई साइट जरूरी है। तो ओराई इसको एक ऐसे DNA खंड से जोड़ते हैं जिसमें ओराई साइट या ओराई स्थल उपस्थित हो। तो अपने एक दूसरे DNA खंड से जोड़ते हैं। वाहक के रूप में कौन से DNA का उपयोग किया जाता है, तो ये अपने पहले पढ़ा है, जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA जिसे प्लाज्मिड DNA कहते हैं, उसका मुख्यतः या वाहक DNA के रूप में यूज किया जाता है। तो अब इच्छित जीन को
वाहक डीएनए के साथ कैसे जोड़ेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ इन दोनों को रखेंगे। एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ दोनों को रखने पर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा बेटा? इन दोनों डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटेगा। फिर इन दोनों को बेटा ये जो डीएनए जीन के खंड है और ये वाहक जो खंड है, इन दोनों को जोड़ने के लिए इन्हें डीएनए लाइगेज के साथ रखा जाता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है? इनको जोड़ता है और एक पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। फिर इससे पहले वाले वीडियो में वो भी पढ़ा था बेटा कि पुनर्योगज डीएनए जो है, सबसे पहला पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया था? तो मैंने बताया था हर्बर्ट स्टेनले बोयर और स्टेनले कोहेन एंड बेटा बोयर, हर्बर्ट बोयर, दो वैज्ञानिक थे, हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन ने सबसे पहला जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है वो की। और पुनर्योगज डीएनए सबसे पहले किसने बनाया? स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। तो इन्होंने इसमें एक और विशेष चीज मैंने बताई थी कि किस प्लाज्मिड का उपयोग किया था। तो साल्मोनेला जो टाइफीम्यूरियम जीवाणु है, उस जीवाणु से प्लाज्मिड लिया था और टारगेट जीन जो है वो कौन सी जीन ली थी? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन ली थी, ये अपन पढ़ चुके हैं, और उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। फिर बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में अपने पढ़ा है। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज किसने की? तीन वैज्ञानिक हैं, आर्बर, स्मिथ और नाथन ने 1963 में इस एंजाइम की खोज की। फिर अपने पढ़ा था कि ये एंजाइम किस प्रकार का है? प्राकृतिक एंजाइम है, क्योंकि इस एंजाइम को प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। और ये एंजाइम विशिष्ट डीएनए के विशिष्ट क्रम को पहचान कर डीएनए को भीतर से काटता है। मैंने बताया था पहले कि ये जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होता है और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी डीएनए खंडों को काटेगा और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस भी डीएनए खंडों को काटता है। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वह डीएनए खंडों को सिरों से काटता है, सिरे पर काटेगा। ये जैसे डीएनए खंड है तो एक्सोन्यूक्लियस जो है बेटा वो यहाँ सिरों से काटेगा, और एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए खंड को पहचान कर कहां से काटेगा? भीतर से काटता है। ये डिफरेंस है। और ये जो खोज जो की थी बेटा आर्बर, स्मिथ और नाथन ने, किस प्रकार खोज हुई थी कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1963 में क्या किया था? एक जीवाणु के द्वारा दो एंजाइम खोजे थे। कितने एंजाइम खोजे? दो एंजाइम। उन दोनों एंजाइमों में एक था बेटा आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और दूसरा था डीएनए मिथाइलेज एंजाइम। आरई वही अपन जो पढ़ रहे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो बेटा क्या करेगा? डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर भीतर से काटता है। दूसरा एंजाइम जो खोजा था डीएनए मिथाइलेज, ये डीएनए का मिथाइलेशन करता है, यानी कि डीएनए पर मैथिल समूह जोड़कर इसका रूपांतरण करता है। फिर इसमें बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में अपने आगे पढ़ा था बेटा कि ये जो है डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है डीएनए में पाए जाने वाले 4 से 6 सारक युग्म वाला जो स्पेशल न्यूक्लियोटाइड क्रम होता है उसको पहचानता है। उसकी क्या विशेषता होती है कि उस न्यूक्लियोटाइड क्रम को 5 डेज से 3 डेज सिरा या 3 डेज से 5 डेज सिरे की तरफ दोनों दिशाओं में उसका पठन जो होता है समान होता है। जैसे मैंने लिख के बताया था, जैसे लिखता हूं मैं जहाज, जहाज को इधर से पढ़ेंगे तो भी जहाज है, यहां से पढ़ेंगे तो भी क्या है? जहाज है। जैसे मलयालम, मलयालम को इधर से पढ़े तो भी मलयालम है, ये इसे पढ़े तो भी मलयालम है। तो डीएनए के विशिष्ट 4 से 6 सारिकों का न्यूक्लियोटाइड क्रम को पहचान कर उसको मध्य से, यानी ये जो क्रम है बेटा इसको पैलिंड्रोम कहते हैं। डीएनए का वह न्यूक्लियोटाइड क्रम जिसमें जो सारक क्रम होते हैं उनका पठन दोनों दिशाओं पर समान होता है। जैसे बेटा मैंने यहां लिखा था GAATC, इसको ऐसे GA इधर से पढ़ेंगे तो भी GCCA, ये इधर से पढ़ेंगे तो भी GCTAATTA, ये क्रम है। तो इस क्रम को बेटा, इस क्रम को कहते हैं पैलिंड्रोम। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम को अपने यहाँ RE में क्यों पढ़ा है? पैलिंड्रोम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा ये जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में पैलिंड्रोम को पहचानेगा, यानी इस क्रम को पहले पहचानता है, फिर पहचान कर इस क्रम पर डीएनए को काटेगा। इस क्रम के ठीक मध्य में न, मध्य से न काटकर, मध्य से हटकर, ठीक सेंटर से हटकर ये काटता है। तो यहां पर जैसे GAATC है तो ये बेटा GA के मध्य से काट सकता है, AA के मध्य से काट सकता है, ठीक मध्य से A और T के मध्य से नहीं काटता है।
तो बेटा ये समझ में आया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में पाए जाने वाले पैलिंड्रोम को पहचानता है और पैलिंड्रोम को ठीक मध्य से न काटकर साइड से काटता है, कट करता है। फिर आगे पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वह डीएनए में पाए जाने वाले कौन से बंधों को तोड़ता है? नाइट्रोजन बंधों को न तोड़कर किस बंधों को तोड़ेगा? सुगर फॉस्फेट बंधों को तोड़ता है। तो ये है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में अपने पढ़ा है। फिर अपने पढ़ा था बेटा कि सबसे पहले कौन सी एंजाइम खोजी गई और सबसे कॉमन एंजाइम कौन सी है? तो सबसे पहले खोजी गई जो एंजाइम है, सबसे पहले एंजाइम हिंड सेकंड खोजी गई और इस एंजाइम को कौन से जीवाणु से पृथक किया? तो ये याद रखना बेटा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु से पृथक की गई सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसका नाम है हिंड सेकंड। ये अपन पढ़ेंगे हिंड सेकंड नाम कैसे आया है। फिर दूसरा बेटा कि सबसे कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सी है? सबसे कॉमन प्रकार की इको आर फर्स्ट है। ये कौन से जीवाणु से प्राप्त हुई है? ई कोलाई जीवाणु से पृथक की गई है। ई कोलाई जीवाणु से, ठीक बेटा। ये नामकरण पढ़ेंगे अभी अपन आगे। फिर अपने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण। देखिए नामकरण अभी दो नाम बताए थे मैंने, हिंड सेकंड और इको आर फर्स्ट। हिंड सेकंड क्या है? ये बड़ा सबसे पहले खोजी गई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंजाइम जीवाणु से प्राप्त हुई। इको आर फर्स्ट ये कॉमन यानी सबसे सामान्य प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो ई कोलाई से प्राप्त की गई है। अब इसके नामकरण में बड़ा 4 स्टेप ध्यान रखना है। ये जो नाम है HIND और सेकंड ये क्या है? देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जीवाणु से प्राप्त की गई है, तो इन जीवाणु जिस जीवाणु से प्राप्त की गई है उस जीवाणु का जो नामकरण है और उसका प्रभेद है, कौन से प्रभेद का जीवाणु है, उसी के आधार पर इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण किया गया है। तो कैसे बेटा? जैसे हिंड सेकंड है, हिंड सेकंड इस एंजाइम का नाम कैसे आया? इसमें जो पहला शब्द है बेटा H, पहला क्या है? H और इसमें क्या E। तो जो पहला अंग्रेजी का लेटर है वो किस आधार पर लिखा आपने कि पहला अंग्रेजी का अक्षर जीवाणु का जो वंश है उस जीवाणु के वंश का प्रथम अक्षर लिखते हैं। तो हिंड सेकंड कौन से जीवाणु से प्राप्त की है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। ये कौन से जीवाणु से प्राप्त की? बड़ा हिंड सेकंड का अपन वापस उदाहरण से समझे तो कौन से जीवाणु से प्राप्त की? अभी बताएगा जीवाणु बड़ा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पहली चीज क्या थी? पहली चीज क्या थी बेटा कि जीवाणु का पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का पहला अक्षर कि जिस जीवाणु से इसको पृथक किया गया है उस जीवाणु के वंश के नाम का पहला लेटर होगा। तो इसमें ये जीवाणु ये है, इसका पहला लेटर क्या हो गया? H। तो इसका नाम हुआ बेटा H लिया है। फिर नेक्स्ट बेटा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट है कि आगे वाले दूसरा और तीसरा लेटर ये I और N जो है ये उस जीवाणु की जाति के प्रथम 2 लेटर लेना है। जीवाणु की जाति के प्रथम 2 लेटर। तो प्रथम 2 लेटर जीवाणु की जाति कौन सी है? ये बेटा जीवाणु की स्पीसीज है। ये जीवाणु का कौन सा नाम है? जाति है। ये क्या है बेटा? वंश है। तो जाति के पहले के 2 लेटर लेना है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में जाति इन्फ्लुएंजा है, इसके पहले 2 लेटर कौन से? IN है, तो इसका आगे स्मॉल में लिखना IN। फिर तीसरा जो लेटर है बेटा ये चौथा जो लेटर है D। ये D कहां से आया कि इस एंजाइम को जीवाणु के किस प्रभेद से प्राप्त किए हैं? तो ये D है बेटा प्रभेद, जीवाणु का प्रभेद। ये देखिए दूसरा और तीसरा लेटर तो जीवाणु की जाति के प्रथम 2 अक्षर हैं। चौथा अक्षर जो जीवाणु के प्रभेद को दर्शाते हैं कि किस प्रकार के प्रभेद का हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु से ये एंजाइम प्राप्त हुआ है। और लास्ट में जो रोमन अंक लिखा हुआ है सेकंड और फर्स्ट, ये क्या है कि जीवाणु के प्रभेद से यानी डी प्रभेद का जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, डी प्रभेद का हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये एंजाइम किस क्रम में प्राप्त की गई है, पहले या दूसरे क्रम या तीसरे क्रम। तो जीवाणु के प्रभेद से इस एंजाइम को पृथक करने का क्रम होता है, ये रोमन संख्या दर्शाती है। तो ये बेटा नामकरण हो गया। इजी है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण कैसे हुआ? इसी प्रकार इको आरआई का ई क्या हो जाएगा बेटा? यानी ये ई कोलाई से प्राप्त की है। एस्टेरिका कोलाई जीवाणु से इको आर फर्स्ट प्राप्त हुई है। देखिए बेटा दूसरी जो है उदाहरण
सबसे कॉमन एंजाइम इको आर फर्स्ट है। इसमें ई क्या बड़ा, ई है बड़ा एस्चेरिकिया। ई का मीन्स क्या है, एस्चेरिकिया। एस्चेरिकिया क्या है, ये जिस जीवाणु से प्राप्त की गई है उस जीवाणु का वंश है। उसका पहला लेटर लिया ई, फिर सीओ क्या है बड़ा, सीओ क्या लिया गया है, जीवाणु की क्या है, कोलाई क्या है, जीवाणु की जाति। तो दूसरा और तीसरा लेटर जीवाणु की जाति के प्रथम दो लेटर लिए हैं, प्रथम दो लेटर लिखा है बेटा, प्रथम दो लेटर हैं, प्रथम दो अक्षर हैं। फिर आर जो है, आर क्या बेटा, ई कोलाई जीवाणु जो है उसका आर प्रभेद, आर प्रभेद जीवाणु से ये एंजाइम प्राप्त किया है। फिर फर्स्ट क्या है बेटा, ये जो फर्स्ट लिखा है यानी प्रथम, उसके प्रभेद से इस जीवाणु को पृथक करने का क्रम है, पृथक करने का क्रम है। तो समझ में आ गया बेटा। इसके इसी तरह के अपन और आगे खूब सारे पढ़ेंगे बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के उदाहरण और भी है। तो ये बेटा नामकरण में ही आपको ध्यान रखना है किस प्रकार इनका नामकरण लिखते हैं। ठीक है बेटा। हो गया बेटा। अब देखिए इसके बाद जो है ये जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़ रहे हैं। ये एंजाइम मैंने क्या कहा था कि डीएनए में विशिष्ट क्रम को पहचानता है, डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोम क्रम को पहचानकर उस पैलिंड्रोमिक क्रम के ठीक सेंटर से हटकर ये डीएनए को काटता है, जिससे डीएनए के दो सिर, डीएनए के क्या बनेंगे, खंड बनेंगे, चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड बनेंगे। देखिए कैसे बनते हैं बेटा, तो इसको अपन पढ़ते हैं। जैसे डीएनए पुनर्योजन जो तकनीक है बेटा, उसमें क्या किया जाता है, एक बाह्य डीएनए और एक वाहक डीएनए होता है। ये टारगेट डीएनए, ये कौन सा डीएनए है, टारगेट डीएनए है बेटा। इसको मैं बड़ा बनाता हूं, GAATTC, यहां क्या जाएगा CTTAAG, डीएनए है बेटा। ये कौन सा डीएनए है, टारगेट डीएनए या टारगेट जी। अब एक वाहक डीएनए है, यह मैं बनाता हूं बेटा वाहक डीएनए। वाहक डीएनए बिल्कुल सिंपल है बेटा, समझना इसको। ये बेटा यहां GAATTC CTTAAG। अब देखिए बेटा ये डीएनए रेस्ट्रिक्शन, इन दोनों को कहां रखेंगे बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में, एक ही प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में। तो ये क्या करेगा बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, इसको काटेगा, विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम को पहचान कर बेटा इन दोनों को काटेगा। ये क्या पैलिंड्रोमिक क्रम है, ये भी पैलिंड्रोमिक क्रम है। तो पैलिंड्रोमिक क्रम को पहचान कर ठीक मध्य से न काटकर कहां से काटेगा, सिरे पर, ए और जी के मध्य से। इसको बेटा यहां से काटा इसने ए और जी के मध्य, यहां पर भी इसने ए और जी के मध्य काटा है, और ये भी यहां ए और जी के मध्य। तो बेटा इसके काटने पर जो डीएनए के सिरे बनेंगे, डीएनए अब कैसा होगा बेटा, ये जी है इसमें, ये यहां से कट करने के पश्चात ये क्या हुआ बेटा, ये भाग क्या हो गया, डीएनए से अलग हो गया। और ये इसके साथ क्या CTTAA, ये जी भी यहां से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काट दिया तो जी अलग हो गया, और ये AATC ये जो डीएनए के एक भाग हैं, इससे आगे जो डीएनए था वो सारा क्या हो गया बेटा, डीएनए से अलग हो गया, और ये डीएनए का भाग मिला है। इसको कहते हैं बेटा डीएनए का स्टिकी खंड। क्या कहते हैं, चिपचिपे सिरे। डीएनए के कौन से सिरे प्राप्त हुए, चिपचिपे सिरे, या इन्हें कहते हैं स्टिकी एंड, स्टिकी एंड। इसी प्रकार इसमें बड़ा इस डीएनए को AATTC और G, यहां से कट हो गया, ये यहां से क्या हो गया कट। तो ये भी जो डीएनए है, ये भी डीएनए के कौन से सिरे कहलाएंगे बेटा, डीएनए के चिपचिपे सिरे। तो चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड वाले अपने पास क्या हो गए, दो डीएनए हो गए। अब बेटा इन चिपचिपे सिरे को एक एंजाइम डीएनए लाइगेज, ये एंजाइम जो है इन दोनों सिरों को जोड़ता है। डीएनए के जो चिपचिपे सिरे बने हैं या चिपचिपे सिरों युक्त डीएनए
डीएनए लाइगेज को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, डीएनए लाइगेज की मदद करता है दोनों डीएनए खंडों को जोड़ने में। इससे क्या बनेगा बेटा, अब क्या बन गया इससे, जी या क्या था, सी टी टी ए। फिर बेटा इसके साथ ये वाहक डीएनए जुड़ गया, ए टी टी सी, और इसका ये जी। ये बेटा डीएनए क्या हो गया, इसके साथ आगे ये वाहक डीएनए है और ये टारगेट डीएनए, दोनों डीएनए जुड़ गए बेटा, और इस प्रकार ये जो डीएनए बना इसको कहता है बेटा पुनर्योगज डीएनए। अब पुनर्योगज डीएनए कैसे बना, इसमें बेटा किस किसने कार्य किया, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने, वाहक डीएनए और टारगेट डीएनए दोनों का क्या किया बेटा, दोनों को विशिष्ट क्रम को पहचान कर पैलिंड्रोम के ठीक सेंटर से हटकर काटता है। यहां भी पैलिंड्रोमिक क्रम के ठीक सेंटर के से हटकर काटता है। दोनों खंड, दोनों के टुकड़े या सिरे मिले चिपचिपे सिरे कहलाते हैं। ये चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज को, इन दोनों डीएनए को जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार ये बेटा डीएनए पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा चिपचिपे सिरों का निर्माण और डीएनए लाइगेज द्वारा इन चिपचिपे सिरों युक्त डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। ये अपन विस्तार से डीएनए पुनर्योगज तकनीक में अपन वापस अलग से पढ़ेंगे। ये यहां इसलिए बताया मैंने कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए खंडों को किस प्रकार काटता है, तो ये क्या करेगा, डीएनए के विशिष्ट क्रम को पहचानेगा, फिर उनको ठीक मध्य से हटकर काटता है। इसके बाद बेटा आएगा टॉपिक अपने, अब देखिए डीएनए खंडों को तोड़ने का कार्य रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है। एक डीएनए उसको खूब सारे खंडों में तोड़ता है, डीएनए बहुत बड़ा होता है, उसको अनेक खंडों में तोड़ता है। तो इन सभी खंडों को पृथक कैसे करेंगे, टारगेट जीन या टारगेट डीएनए खंडों को अलग कैसे करते हैं, तो एक विधि है बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा टारगेट डीएनए या इच्छित डीएनए खंड को अलग किया जाता है। तो इसके बाद अपन बेटा देखिए, ये बाह्य डीएनए है, ये क्या है बेटा बाह्य डीएनए, या इसको अपन लिख सकते हैं टारगेट डीएनए। इस पर किसकी क्रिया करवाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में क्रिया की। तो बेटा ये क्या करेगा, ये इस डीएनए को अनेक छोटे छोटे खंडों में तोड़ेगा, अनेक छोटे छोटे खंड बना दिए। अब इन खंडों को पृथक कैसे करेंगे, इच्छित डीएनए खंड को, इच्छित डीएनए खंडों को क्या करना पड़ेगा, पृथक्करण करना पड़ेगा। अब पृथक्करण किसके द्वारा करेंगे बेटा, कौन सी विधि अपनाएंगे यहां पर, तो एक विधि है बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है इसमें बेटा इसमें अगेरोज जेल का उपयोग करेंगे और डीएनए खंडों को अलग किया जाएगा। तो अपन पढ़ेंगे अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, किस प्रकार डीएनए को बेटा अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग अलग किया जाता है। तो आइए बेटा पढ़ते हैं अपन अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखिए बेटा क्या है। सबसे पहले तो ये क्रिया किसके लिए यूज की जाती है, तो किसके लिए यूज करेंगे बेटा, डीएनए के पृथक्करण के लिए। तो आपको लिखना है डीएनए के पृथक्करण या डीएनए खंडों को अलग अलग करने हेतु, पृथक्करण हेतु, डीएनए के पृथक्करण हेतु डीएनए के जो खंड बने हैं बेटा, डीएनए के खंड किसने किए हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। डीएनए के अनेक खंड के उन खंडों को अलग करने हेतु इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। ये जो विधि है बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिद्धांत क्या है, ये डीएनए को आकार के आधार पर पृथक करती है। डीएनए को किस आधार पर पृथक करेगी, आकार के आधार पर, चार्ज के आधार पर नहीं करेगी। इसमें चार्ज फ्लो होगा लेकिन चार्ज के आधार पर ना करके किसके आधार पर, आकार के आधार पर, मास के आधार पर। तो आकार के आधार पर
क्या करती है? डीएनए खंडों का पृथक्करण करती है। डीएनए खंडों को क्या करती हैं? पृथक करती हैं। तो इसका सिद्धांत क्या हो गया बेटा? आकार के आधार पर ये डीएनए खंडों को पृथक या अलग करती हैं। नेक्स्ट बेटा, इस पर आवेश कौन सा होता है? डीएनए पर आवेश कौन सा होता है? ये याद रखना आपको, इसमें इंपॉर्टेंट है। डीएनए पर आवेश कौन सा होता है? क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो डीएनए पर आवेश होता है बेटा ऋणात्मक आवेश होता है। ये अपने पढ़ा है, डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है। हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होती है। डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़कर बेटा न्यूक्लियोसोम बनाता है, वो धनावेश होता है, ये ऋणावेशित होता है। तो डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। एक बेटा और ध्यान रखना है, इसमें यूज आएगा डीएनए का विजुअलाइज। डीएनए कौन सी लाइट में विजुअलाइज होते हैं, यानी डीएनए किस लाइट में दिखते हैं? डीएनए को देखने के लिए कौन सी लाइट का यूज करते हैं? तो आपको याद रखना यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट में डीएनए को देखा जाता है। एक चीज और बेटा, डीएनए को अभिरंजित किस अभिरंजक से करते हैं? तो डीएनए को अभिरंजित कौन से अभिरंजन से करते हैं? तो आपको याद रखना है ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा डीएनए को क्या किया जाता है? अभिरंजित किया जाता है। ये डीएनए के बारे में चीजें ध्यान रखनी है आपको, ये अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ रहे हैं। तो डीएनए पर चार्ज नेगेटिव होता है, डीएनए को अभिरंजित करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। और डीएनए को किस लाइट में देख सकते हैं अपन? यूवी लाइट में डीएनए को देख सकते हैं। इसके बाद बेटा अपन पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो देखिए अगेरोज, अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो अगेरेज को जेल के रूप में यूज करते हैं। जेल के रूप में किसको यूज करते हैं? अगेरोज को, अगेरोज को। ये अगेरोज जो है किससे प्राप्त किया जाता है? अगेरोज जो है बेटा एक समुद्री खरपतवार होती है। अगार अगार सवाल पढ़ा आपने, दो सवाल हैं, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम GELADIUM। तो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया दो सवाल हैं। इन सवाल से बेटा अगार अगार प्राप्त होता है। ये अगार अगारी क्या है? जेल समान पदार्थ हैं। इसका उपयोग अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब अपन आगे पढ़ते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्रिया क्या होती है, क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। इसमें डीएनए को कहां से एंटर करवाते हैं और डीएनए की मूवमेंट किस दिशा से किस दिशा में होती है। ठीक बेटा, चले नेक्स्ट देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए बेटा क्या होता है इसमें, कैसा डायग्राम होता है ये। देखिए इस प्रकार की होती है बेटा। ये बेटा ऐसी इलेक्ट्रिक, इसमें तीन, ये बेटा होता है वेल। इसमें डालते हैं बेटा सैंपल, डीएनए का सैंपल डालते हैं। यानी डीएनए खंडों का जो सैंपल है, डीएनए खंडों का जो सैंपल है बेटा इस वेल में डाला जाता है। ये है बेटा, इसमें क्या डाला जाता है? इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर। तो ये डायग्राम जो बनाए ये किसका डायग्राम बेटा? देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझना है। ये इसमें क्या यूज किया जाता है बेटा? जेल यूज किया जाता है। जेल के रूप में किसको यूज किया अपने? अगेरोज जेल को।
जिसको क्या कहते हैं, अगार अगार भी कहते हैं, अगार अगार से बना हुआ है ये। तो देखिए बेटा, ये इसमें क्या डाला आपने, इसमें डीएनए सैंपल डाला है, और ये जो संरचना बेटा यहां पर होता है कैथोड, यहां होता है एनोड। ये एनोड सिरा है, ये कैथोड सिरा है। तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल का यूज किया जाता है। ये जो 3 स्थल दे रखे बेटा, इसको वेल कहते हैं। इसमें डीएनए, ये क्या छिद्र हैं, इनमें डीएनए के खंडों का सैंपल डाला जाता है। जैसे डीएनए खंडों के सैंपल डाल के इसको बेटा प्रोसेस शुरू होगा, तो क्या होगा बेटा, डीएनए खंड है, ये डीएनए खंड कहां जाएंगे, डीएनए खंड बेटा गति करेंगे। डीएनए खंड किस तरफ गति करेंगे, डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए किधर गति करेंगे, एनोड की तरफ गति करेंगे, पॉजिटिव की तरफ गति करेंगे। तो ये बेटा इसकी क्या होगी, ऐसे गति करेंगे इधर। तो देखिए बेटा, ये जो रेड कलर में मैंने दिखाया, ये क्या डीएनए खंड है, ये क्या बेटा डीएनए खंड है। ये डीएनए खंड है जो किस तरफ गति कर रहे हैं, जो किस तरफ गति कर रहा है बेटा, एनोड की तरफ। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें विद्युत फ्लो हुआ, तो एनोड की तरफ ये गति करेंगे। अब देखिए, ये जो डीएनए बेटा, ये सबसे बड़ा है। ये डीएनए कैसा है, बड़ा है, यानी आकार बड़ा है। आकार बड़ा है तो मास ज्यादा होगा, भारी होगा, द्रव्यमान ज्यादा है। ये जो डीएनए बेटा, ये डीएनए कैसा है, सबसे हल्का, या अपन कह सकते हैं सबसे छोटा डीएनए। क्यों है, क्योंकि ये भारी डीएनए, तो इसने गति क्या की बेटा, इसने गति कम की है। ये हल्का डीएनए, इन्होंने इस डीएनए ने धनावेश की तरफ गति जो है सबसे अधिक या ज्यादा गति की है, और ये कहां पर पहुंच गए हैं, पॉजिटिव चार्ज के पास डीएनए पहुंच गया है। ठीक है, तो इस प्रकार डीएनए को आकार के आधार पर अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, आकार के आधार पर पृथक्करण हो रहा है डीएनए का। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को आकार के आधार पर पृथक्कृत किया जाता है, न कि आवेश के आधार पर। डीएनए सैंपल को इस वेल से डाला जाता है, फिर इस प्रोसेस को शुरू करने पर डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए के खंड पॉजिटिव चार्ज की तरफ गति करते हैं। जो खंड सबसे हल्का होता है वह ज्यादा गति करेगा, तीव्र गति करेगा, और एनोड के पास पहुंच जाएगा। जो भारी डीएनए के खंड है उनमें गति सबसे कम होगी, और वह बेटा धीरे धीरे गति करेगा, सबसे पीछे की तरफ स्थित होगा। तो पूछ ले आपको, ये जो है बेटा, ये इसकी तुलना में भारी है, ये इससे ज्यादा भारी है, तब ये पीछे है, गति इसने कम की है। तो बेटा जैसे टारगेट जीन ये है, अपने इस टारगेट जीन को अलग करना है। डीएनए खंडों को अलग कर दिया, डीएनए खंडों को अलग करने के पश्चात ये जो खंड है, ये डीएनए खंड अपन को चाहिए। ये क्या है बेटा, ये टारगेट जीन है। ये क्या है, ये टारगेट जीन है। इसको कैसे अलग करेंगे, इस टारगेट जीन को अलग करने के लिए इस जेल को कट करते हैं। तो टारगेट जो जीन है या टारगेट डीएनए जो खंड है, उसको अलग करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, अलग कैसे करेंगे, क्या करते हैं बेटा, जेल को कट करते हैं, जेल कट करते हैं और उसको अलग कर देते हैं। और जेल कट करके इच्छित डीएनए को अलग करने की क्रिया कहलाती है बेटा इल्यूशन। क्या कहलाती है, इल्यूशन, ELUTION, इल्यूशन कहलाती है, ये भी याद रखना। तो इल्यूशन क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए खंड जो पृथक हुए हैं, उन पृथक डीएनए खंड में जो अपन को डीएनए खंड चाहिए होता है, टारगेट डीएनए खंड को पृथक करने के लिए जेल को कट किया जाता है और इच्छित डीएनए को प्राप्त किया जाता है। इस जेल को कट करके इच्छित डीएनए खंड प्राप्त करना इल्यूशन कहलाता है। तो ये समझ में आया आपके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आया बेटा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या होता है, फिर ये अपने डायग्राम के से अपने ये इसको पढ़ा है। क्लियर, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर हुआ। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर हुआ बेटा। देखिए टारगेट जीन पृथक किया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए में अपन पढ़ेंगे ये टारगेट जीन कैसे पृथक किया अपने। टारगेट डीएनए या टारगेट जीन कहां से है बेटा, अपने एक बाह्य डीएनए लिया था, बाह्य डीएनए लिया था, उस बाह्य डीएनए पर किसकी अभिक्रिया कराई, यानी किसके साथ रखा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ रखा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने उस बाह्य डीएनए को अनेक खंडों में तोड़ा, विशिष्ट स्थलों पर काट काट के अनेक खंडों में तोड़ा। उन अनेक खंडों की अपने क्या की, अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जेल के रूप में अगेरोज का उपयोग किया जाता है। अगेरोज या अगार अगार का उपयोग करते हैं। अगार अगार किससे प्राप्त होता है,
तो दो शैवाल है, लाल शैवाल, एक जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। तो फिर अपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों को अलग किया। जिस खंड का अपने डीएनए चाहिए, यानी इच्छित डीएनए को अलग कैसे करेंगे, जेल को कट करके इच्छित डीएनए को अलग करते हैं। जेल को कट करके इच्छित डीएनए को अलग करना इल्यूशन कहलाता है। ये अपने को प्राप्त हो गया इच्छित डीएनए या टारगेट डीएनए। अब ये बेटा क्या करेगा, वाहक डीएनए के साथ इसको जोड़ना है। वाहक डीएनए का भी खंड होगा, वाहक डीएनए के साथ इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे बेटा। तो जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा इच्छित डीएनए और वाहक डीएनए को जोड़ा जाता है, जिससे अपने पास बनेगा बेटा पुनर्योजक डीएनए। पुनर्योजक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर क्या किया जाता है, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये अपन बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम को। तो ठीक बेटा, अपने कहां से शुरू किया था, जैव प्रौद्योगिकी, दो वैज्ञानिकों को पढ़ा है, इनका क्या क्या योगदान रहा है। उसके बाद बेटा अपने आनुवंशिक रूपांतरण के 3 चरण हैं, इनको पढ़ा है। नेक्स्ट पुनर्योजित डीएनए तकनीक का आरेखित निरूपण किया आपने। रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम किस प्रकार टारगेट डीएनए और वाहक डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर पहचान कर कट करता है, चिपचिपे सिरे बनते हैं, फिर डीएनए लाइगेज को जोड़ता है, पुनर्योजित डीएनए बनते हैं। फिर इसी के साथ मैंने बताया था कि पुनर्योजित डीएनए जो है, इसको सबसे पहले पुनर्योजित डीएनए बनाने वाले वैज्ञानिक था स्टैनले कोहन ने और बोयर ने। इसमें याद रखना बेटा, पुनर्योजित डीएनए जो बनाया है उसमें किस किस का वाहक डीएनए के रूप में कौन सी प्लाज्मिड का यूज किया और कौन सी जीन का यूज किया। जीन तो थी बेटा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। और प्लाज्मिड जो लिया था बेटा किस जीवाणु से लिया था, तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड लिया था। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुनर्योजित डीएनए तकनीक के औजार या टूल्स बड़े थे रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, वेक्टर डीएनए, डीएनए लाइगेज, परपोषी कोशिका और पॉलीमरेजेज। इसमें अपने रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियोज पढ़ लिया बेटा, इसके बारे में एक एक करके अपने इसकी खोज कैसे हुई। आर्बर स्मिथ और नाथन ने 1963 में की। ये 2 एंजाइम की खोज की थी, एक जीवाणु से 2 एंजाइम पृथक किए थे। रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम प्राकृतिक एंजाइम है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जीवाणु से प्राप्त किया गया है। विशिष्ट डीएनए क्रम को पहचान कर डीएनए को भीतर से काटता है। फिर अपने पढ़ा बेटा इसके बारे में कि ये जो है विशिष्ट डीएनए खंड का जो क्रम है, 4 से 6 सारक युग्म युक्त न्यूक्लियोटाइड का क्रम, जिसे पैलिंड्रोम कहते हैं, उसकी क्या विशेषता है कि इसको 3 डेज से 5 डेज सिरे की तरफ पढ़ो या 5 डेज से 3 डेज सिरे की तरफ पढ़ो, उसका पठन क्या होता है, समान होता है। ये उदाहरण जैसे जहाज और मलयालम को अपन आगे से या पीछे से पढ़े तो सेम है। इसी प्रकार GATC, GAATC, GCAA, तो उसका क्रम दोनों में क्या बेटा समान है। GATTC इधर से भी क्रम है, इधर से पढ़े तो भी सेम, GATTC, इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम डीएनए को काटते समय कौन से बंधों को काटता है, सुगर फॉस्फेट बंधों को। इसके बाद सबसे पहली खोजी गई हिंड सेकंड है, और सबसे कॉमन जो रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है इकोआर फर्स्ट है। फिर अपने रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का नामकरण पड़ा बेटा, विस्तार से मैंने बता दिया हिंड सेकंड और आर इकोआर फर्स्ट कैसे बनता है। इसमें पहला अक्षर जो है ये रेस्ट्रिक्स एंजाइम जिस जीवाणु से प्राप्त की है उसका वंश का पहला अक्षर होगा। 2 और तीसरा अक्षर IN, दूसरा और तीसरा अक्षर जो है जीवाणु की जाति के पहले के 2 अक्षर हैं, और चौथा लेटर जीवाणु जिस जीवाणु से इसको प्राप्त किया है उसका प्रभेद है, और ये बेटा जीवाणु से पृथक करने का क्रम है। रोमन संख्या जो है जीवाणु से इस एंजाइम को पृथक करने का क्रम है। फिर ये मैंने वापस बताया था बेटा आपको नामकरण। फिर ये रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम किस प्रकार डीएनए खंड और वाहक डीएनए को काटता है, उससे चिपचिपे सिरे बनते हैं। ये चिपचिपे सिरे सहायता करते हैं डीएनए लाइगेज की कि दोनों डीएनए आपस में जुड़ जाएं। ये अपने पढ़ा बेटा डीएनए खंडों का पृथक्करण। डीएनए खंडों जैसे बाई डीएनए है, उसमें अपन टारगेट डीएनए प्राप्त करना है तो इसको रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के साथ रखेंगे तो ये अनेक डीएनए खंडों में तोड़ेगा। ये अनेक खंडों से अपने को जो इच्छित डीएनए खंड चाहिए वो कैसे प्राप्त करेंगे, तो इच्छित डीएनए खंड को प्राप्त करने के लिए इन डीएनए खंडों का क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं। कौन सी विधि द्वारा करते हैं, अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा। फिर अपना अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ा बेटा, ये डीएनए के पृथक्करण की विधि है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये आकार के आधार पर डीएनए खंडों का पृथक्करण करती है। याद रखना है आवेश के आधार पर नहीं करती है। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है।
डीएनए की विजुअलाइज कौन सी लाइट में होते हैं, डीएनए कौन सी लाइट में दिखते हैं बेटा, तो उसको देखने में आसानी यूवी लाइट में होती है। फिर हमने पढ़ा डीएनए को किस अभिरंजक से अभिरंजित करते हैं, तो इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजक से। देखिए इथिडियम ब्रोमाइड से ये कैसे किस रंग के दिखेंगे डीएनए, नारंगी रंग की पट्टी के रूप में, नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में डीएनए दिखाई देता है इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने पर। इसके बाद बेटा अपने इस अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अगेरोज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जेल के रूप में अगेरोज का यूज किया जाता है। अगेरोज क्या बेटा, जिलेडियम और ग्रेसिलियर से प्राप्त अगार अगार। फिर अपने इसको डायग्राम के माध्यम से पढ़ा बेटा, 3 छिद्र होते हैं, 3 इसमें एरिया होता है, ये सैंपल एरिया होता है, इसमें डीएनए सैंपल को डाला जाता है, ये वेल है, और ये बेटा इसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर स्थित होता है। ये बेटा जेल यूज किया जाता है इसमें। इस जेल पर डीएनए खंड क्या करते हैं, गति करते हैं। गति इधर की तरफ क्यों करते हैं, डीएनए एनोड की तरफ गति क्यों करते हैं, तो अपन ने पढ़ा था कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें आवेशित करने पर डीएनए पॉजिटिव चार्ज की तरफ गति करेंगे। और जो डीएनए खंड हल्का होगा, जिसका मास कम होगा, यानी जो आकार में छोटा होगा, वह तीव्र गति करेगा और एनोड के नजदीक पहुंचेगा। जो डीएनए खंड भारी होगा, यानी जिसका द्रव्यमान मास ज्यादा है, वह डीएनए कम गति दर्शाएगा। ये अपन ने बेटा पढ़ा है। फिर टारगेट डीएनए को इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कैसे करते हैं, टारगेट जीन को अलग करने के लिए जेल को कट किया जाता है, और जेल को कट करके टारगेट जीन को अलग करने की विधि क्या कहलाती है, इल्यूशन कहलाती है। फिर इस टारगेट जीन से वाग डीएनए कौन सा एंजाइम जोड़ेगा बेटा, डीएनए लाइगेज, और से पुनर्योगित डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, तो ये अपने पढ़ा है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा डीएनए लाइगेज और पर्पोसी कोशिका के बारे में नेक्स्ट डे। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि बोर्ड क्लास की तैयारी करने वाले और दूसरे कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके बेटा। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। ठीक बेटा, ओके।